एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि भारत जैसे उपनिवेशों में जहां पहले से ही कुछ नियम कानून थे, वहां बहुत बदलाव भी संभव नहीं था। कानून बड़ी जल्दी लिखने थे क्योंकि मुकदमों की गिनती बढ़ती जा रही थी और इतनी जल्दी नए कानूनों को जांचे परखे जिन्हें नहीं गया हो उनको लिखना संभव ही नहीं था। ऐसे में हेनरी थॉमस कोलब्रुक काम आए। वो भारत में पदस्थापित थे और संस्कृत जानते थे। उन्होंने कहा कि शुरू से लिखने की क्या जरूरत है, भारतीय लोगों के पास ऐसे कानून तो पहले ही लिखे हुए हैं, उन्हीं का अनुवाद कर लिया जाए। तो साहब हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने 1810 में मिताक्षरा का अनुवाद किया और इस तरह से ब्रिटिश अदालतों के लिए संपत्ति और विरासत के अधिकार का कानून बना। बस इसमें एक दिक्कत थी, हिंदुओं में स्त्रियों को भी संपत्ति का अधिकार था और ईसाई मान्यताओं में वो संभव नहीं था, इसलिए स्त्रियों को विरासत से बाहर कर दिया गया। अब दिक्कत ये आई कि केवल कानून बन जाने से काम पूरा नहीं होता, अदालती कार्रवाई की एक प्रक्रिया भी होनी चाहिए। इसलिए 1829 में 1829 में मिताक्षरा को ही दोबारा उठाया गया और इस बार डब्ल्यू मैकनेगन ने प्रक्रिया का अनुवाद किया और पूरा मिताक्षरा का जो अनुवाद था वो जे.आर. घरेपुरे ने किया था। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय कानूनों की जैसे ही बात होती है वैसे ही चर्चा तो सीधे मनुस्मृति पर पहुंच जाती है। तो क्या ये मनुस्मृति का ही मिताक्षरा भी कोई रूप है, कोई भाष्य, कोई अनुवाद है? इसका जवाब है नहीं। मिताक्षरा का संबंध मनुस्मृति से नहीं बल्कि याज्ञवल्क्य स्मृति से है। न्याय संबंधी ग्रंथों के भाष्य को विवर्ती कहते हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य स्मृति की विवर्ती है मिताक्षरा। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है विज्ञानेश्वर को, जो कि पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य में उनके काल में कभी 11वीं 12वीं शताब्दी के काल के विद्वान थे। मिताक्षरा के अलावा जो एक और कानून उत्तराधिकार के लिए भारत में चलता था वो दायभाग कहलाता था। ये आपके परिचित शब्द नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधियों को अक्सर गोतिया दियाद कहने की परंपरा से संभवतः आप परिचित हैं। गोतिया तो सीधे सीधे गोत्र से बना होगा, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है, इसलिए वो आपके पिता दादा के वंशज हैं, ये भी पता चलता है। फिर ये दियाद या दयाद क्या होता है? दाय भाग के नियम से लड़कियों को जो अचल संपत्ति मिली और उस पर बहनोई, भांजे इत्यादि बसे, वही कई पीढ़ियों बाद दयाद या दियाद हो जाते हैं। आप पाएंगे कि इनका गोत्र अलग हो, ऐसा भी हो सकता है। ये हमें वहां ले आता है जहां कहा जाता है कि जब तक कोई चीज विदेशों से मुहर लग कर ना आए तब तक कई भारतीय बेचारे गुलामी की मानसिकता के कारण उसे अच्छा मान ही नहीं पाते। जैसा कि अष्टांग योग के कुछ आसन जब योगा बनकर आएंगे या प्राणायाम जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहलाए तभी अच्छी होगी ना। तो भारत में भी जब व्यवहार न्यायालयों के सीपीसी को फिरंगियों का बनाया हुआ ब्रिटिश कानून बताया जाता है तो वही होता है। असल में गया तो ये मिताक्षरा से है, लेकिन जब उधर से ठप्पा लगकर सीपीसी बनकर वापस आया तब उसके प्रयोग में शान लगने लगी। भारत की ब्रिटिश अदालतों में भी वही कानून प्रयोग आ रहे थे। ये उनके हिसाब से बात अच्छी होगी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। विज्ञानेश्वर आज के कलबुर्गी यानी कर्नाटक के क्षेत्र में रहते थे और उनके ग्रंथ की रचना का काल अलग अलग विद्वानों के मत में 974 से लेकर के 1125 के बीच का है। षट दर्शन में अगर हम लोग 6 वैदिक दर्शनों को सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से जानते हैं तो विज्ञानेश्वर मीमांसक थे। यानी आज जो दर्शन की विधाएं हम ज्यादा पढ़ते सुनते हैं उस अद्वैत वेदांत का नहीं, स्मृति के अलग अलग ग्रंथों में जहां अंतर लगा वैसे हिस्सों को वो साथ लेकर आए और मिताक्षरा के माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे ये अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बात है। उनकी मिताक्षरा पर कई टीकाएं लिखी गई और जिस टीका का कोलब्रुक ने अपने अनुवाद के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया था वो थी बालम भट्टी। बालम भट्टी को लक्ष्मी देवी की रचना माना जाता है और लक्ष्मी देवी को कानून की पुस्तकों का, वो भी उत्तराधिकार, संपत्ति और बंटवारे के नियमों की लेखिका अगर मान लें तो भारत में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उस तर्क का क्या होगा पता नहीं। बीच में जिस दायभाग की बात की थी उसकी रचना जीमूतवाहन ने की थी क्योंकि वो मिताक्षरा के नियमों से संतुष्ट नहीं थे। कोलब्रुक ने ही इसका अनुवाद भी किया था और दायभाग का उपयोग बिहार, बंगाल के कुछ क्षेत्रों, उड़ीसा, असम, इन सब इलाकों में होता था।
दाय भाग और मिताक्षरा में एक बड़ा अंतर यह है कि मिताक्षरा में संतान को संपत्ति पर अधिकार तब मिलता है जब पिता की मृत्यु हो जाए, जबकि दाय भाग में संतान को जन्म से ही संपत्ति पर अधिकार मिल जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में दाय भाग के अनुसार उसकी विधवा को प्रतिनिधि के रूप में संपत्ति पर अधिकार प्राप्त होगा। विधवा को संपत्ति पर प्रतिनिधित्व तब भी मिला रहेगा जब वो संपत्ति भाइयों की साझा संपत्ति हो। अब जरा सोचिए कि इस नियम में मामूली सा अनुवाद की गलतियां करके कानून अगर बना दिए जाएं तो क्या होगा। अब 2 या 3 भाई हैं, एक की मृत्यु हो जाए और बाकी के भाई विधवा को संपत्ति में अधिकार न देना चाहें तो क्या होगा। बड़ा आसान सा तरीका है। अगर विधवा अपने ही पति के साथ सती हो जाती है तो पूरी संपत्ति पर से उसका हिस्सा तो गायब हो गया ना। यानी संपत्ति में स्त्री के अधिकार को मामूली बदलाव करके गायब किया गया और फिर एक अमानवीय प्रथा को बढ़ावा दिया जा सके, इसका प्रबंध भी आसानी से हो गया। एक बार ऐसी गलती करके 150 साल तक एक देश पर लागू कर दिए जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। जो 1810 से लेके 1950 के दौर तक चलता रहा, वो जब स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के लिए उत्तराधिकार का कानून बना तो स्त्री के लिए संपत्ति के अधिकार गायब हो चुके थे। काफी बाद में संशोधनों के माध्यम से 2005 में जाकर वस्तु स्थिति को बहाल किया जा सका। हाँ, ये जरूर है कि अब हिंदुओं पर स्त्रियों को संपत्ति न देने का या पढ़ने न देने का आरोप लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, ये बताना तभी संभव है जब कोई मिताक्षरा की टीका बालम भट्टी की लेखिका लक्ष्मी देवी के बारे में बताए, दाय भाग से संबंधों को जोड़कर दिखाए और फिर सुनने वाले में इतना धैर्य हो कि वो सुनकर समझ भी ले। उम्मीद है कि इतने पर आप अनुमान लगा पाए होंगे कि हिंदुओं के लिए लड़ाई कितनी लंबी है। लड़ने के लिए कितने धैर्य और कितने साहस की आवश्यकता होगी, उसे जुटाने का भी सोचिएगा। जय श्री राम।